हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में समझेंगे और आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट्स बन सकते हैं, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और अगर मैं इसके 3 टाइम फ्रेम की चार्ट एनालिसिस करूं, मेरा कहने का मतलब है डेली, मंथली और वीकली की चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेंड को समझने के लिए। और इसलिए मैं डेली चार्ट से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। आप देखिए, आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है और आज की जो ओपनिंग होती है वो 293 रुपीज़ से होती है और आज पूरे दिन में मार्केट दबाव में रही है। और अगर आईएक्स के अंदर भी आप देखिएगा तो कैंडल पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई दे रही है। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आरएसआई के लेवल जो है वो 67 निकल कर आ रही है और एमएसीडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम अभी भी बुलिश बनी हुई है। वीकली चार्ट की तरफ अगर देखें तो वीकली चार्ट पे भी आप देखिए आरएसआई की लेवल जो है वो 82 निकल कर आती है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और ओवरबॉट भी हो चुकी है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो वो एक बुलिश मोमेंटम बता रही है। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो एक हैमर बनती हुई दिखाई दी है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रही है ऊपर की तरफ। मंथली चार्ट को अगर देखेंगे तो आरएसआई के लेवल 75 निकल कर आती है और मंथली चार्ट पे भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही है। एमएसीडी भी बुलिश है और अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो कैंडल्स भी बुलिश है। और आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आप 11 फरवरी की कैंडल को देखिए। 11 फरवरी की जो कैंडल बनी थी वो कैंडल 19% की मूवमेंट लेकर आई थी। मतलब एक दिन में 19% का मूव आया था और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 11% के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। मतलब समझ लीजिए ये जो 19% की जो कैंडल है, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। और जब कभी भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है ऊपर के लेवल पे, तो वहाँ से मार्केट साइडवेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और आप खुद देखिए, एक मदर कैंडल के अंदर बहुत सारे इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है अगर आप कंपेयर करेंगे ये बड़ी वाली कैंडल से। तो क्योंकि ये जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं जाएगी और मदर कैंडल के जो नीचे है, जो इसकी लोअर साइड है, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं होगी। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बियरिश है, ये अभी भी बुलिश है और मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। बस मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों दबाव में थी। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर आपने आज देखा होगा 1.6% से गिर गई। मतलब कुछ 580 पॉइंट से निफ्टी बैंक गिरी। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये लेवल्स ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए थे, तो अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो आपको नहीं पता चला होगा। और मैं तो बोलूँगा कि आपको एक बार मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ऐड होना चाहिए और वहाँ के लेवल्स को आप चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं वो लेवल्स। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की है, जो मेरे एनालिसिस है, मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये देखो, जो मैंने सर्कल में मार्क किए हैं ये रेड कैंडल्स, आप इस रेड कैंडल्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा ये कितनी बियरिश मोमेंटम वाली कैंडल्स है। और ये बियरिश की ही मोमेंटम बता रही है और साथ में ये वार्निंग भी दे रही है कि आने वाला जो टाइम है वो अभी भी बियरिश है। आप खुद देखोगे, आप अपने चार्ट को ओपन करना और आप जो मैंने मार्क किए हैं इस तरह के कैंडल्स आप डेली चार्ट पे देखना। बार बार मतलब निफ्टी के अंदर एक फॉल आ रही है, थोड़ी ऊपर जाती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम बनता है। मतलब कुछ न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर जाती है मार्केट और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम बन जाता है। और अगर आप देखिएगा तो ये अक्टूबर के बाद ऐसे ही हो रहा है। बट आप ये जो बुलिश कैंडल्स जो मैंने मार्क किए हैं, एक बार आप इसकी तरफ देखो। ये जो बुलिश कैंडल्स है, मतलब ये खोखली बुलिश कैंडल है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इस बुलिश कैंडल में। अभी जो मैंने आपको बियरिश कैंडल्स दिखाई, उस कैंडल से आप इसको कंपेयर करो। जो मोमेंटम बियरिश कैंडल्स में, जो स्ट्रेंथ है बियरिश कैंडल में, वो एक बुलिश कैंडल में नहीं है। जब मार्केट ऊपर जा रही है
तो वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है ऊपर जाने वाली, लेकिन नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है मार्केट। ये जो कैंडल्स की स्ट्रेंथ है, ये मोमेंटम बताती है, लोगों की सेंटिमेंट बताती है। लोग अभी इस लेवल पे बाय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैंडल्स की पैटर्न ही देख लो आप, ये जो बुलिश कैंडल्स बने हैं, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, डोजी है, कैंडल की बॉडी नहीं है, बॉडी भी है तो अगली कैंडल में वो फॉल आ जाती है। आप देख लो हर कैंडल में रिजेक्शन है। अगर आपको मेरी बातें फालतू की लगती है तो आप पूरी हिस्टोरिकल चार्ट देख लो निफ्टी की, और फिर कैंडल के पैटर्न्स को देखो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, और आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगा और आप कुछ सीख भी लोगे हिस्टोरिकल चार्ट से। और दूसरी जो एनालिसिस है, वो मैंने निफ्टी की आपके सामने जो मंथली चार्ट लगाई है। आप देखो निफ्टी कभी भी एक स्टीप अपवार्ड की तरफ नहीं जाता, मतलब 90 डिग्री के अपवार्ड पे नहीं जाती है, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं ऊपर जाती है। वो हमेशा 45 डिग्री के जिगजैग में मूव करती है। लेकिन मार्च के बाद ये निफ्टी 50 की जो पैटर्न है, वो देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ही जाती जा रही है। मतलब ऐसे मार्केट अगर उठ रही है तो इसका डर है कि जब मार्केट गिरेगी ना, तो वो भी 90 डिग्री से गिरेगी। तो इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप पूरे निफ्टी के हिस्टोरिकल चार्ट मैंने आपके सामने लगाई है, आप देख लो कभी भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं गई है। मतलब एक स्टीप अपवार्ड बिना बिना प्रॉफिट बुकिंग के मूवमेंट कभी नहीं आई निफ्टी में। तो और जो इस तरह के मूवमेंट आती है, जब एक स्टीप अपवार्ड, मतलब जब कोई एक ट्रेंड कंटिन्यू 1 ईयर से या फिर कंटिन्यू मतलब चलती ही जा रही है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रिस्क पोजिशनल ट्रेडर को होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है। और इस टाइम इंट्राडे के लिए ही बहुत अच्छे समय है, और मैं बोलूँगा कि अगर आपको करना ही है तो आप इंट्राडे करो। लॉन्ग टर्म और पोजिशनल के लिए अभी ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर लेवल पे है और अभी भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो मैंने आपके सामने ये मंथली चार्ट लगाई है। जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो एनालिसिस आपने कहीं भी यूट्यूब में नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको ये एनालिसिस आती ही नहीं है करने। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूँ। आप देखिए आपके सामने मैंने ये 2008 और 2010 की एक प्राइस रेंज लगाई है। निफ्टी के अंदर 2008 में एक क्राइसिस आई थी, पूरे बाजार में क्राइसिस आई थी। तो उस क्राइसिस को रिकवर करने के बाद निफ्टी ने 2008 से 2010 में 146% की प्राइस को गेन किया था, और लेकिन उसे 146 को गेन करने में 2 साल लग गए। और उसके बाद आप देखिए समय है 2012 से 2015 के बीच, ये 3 साल का समय था। और 2012 के लो बनाने के बाद उसे 3 साल लग गए 100% ऊपर जाने में। मतलब इसके पहले 146% की जो प्राइस गेन थी वो 2 साल लगे उसे पूरे करने में, और 100% उसके बाद करने में उसे 3 साल लग गए। लेकिन आप ये देखिए जो मार्च वाली कंडीशन थी, जो मार्च में फॉल आई थी कोविड के कारण, और उसके बाद जो अप्रैल से इसने गेन किया प्राइस, वो 100% की गेन कर ली इन लेस देन 1 ईयर। इतनी जल्दी गेन की प्राइस, और वो भी आप देखो इतना, मतलब एकदम 90 डिग्री के ऊपर, ये जिगजैग में भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो आई ही नहीं है। और आप देखो निफ्टी के अंदर जो अब तक की जो गेन हो रही थी, वो किसी न किसी भरोसे पे हो रही थी। आप देखो सबसे पहले बात थी मार्च के बाद कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन की वजह से निफ्टी बहुत ऊपर गई। फिर सबने सोचा नवंबर दिसंबर में बजट आने वाली है, बजट के लिए निफ्टी को ऊपर ले गए, बजट भी आ गई। और उसी टाइम से यूएस स्टिमुलस की बात हो रही है, यूएस स्टिमुलस में पैकेज आएगा, पैकेज अभी तक नहीं आया। पैकेज जो अभी न्यू प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इनका कहना है कि शायद मार्च के मिड में यूएस के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज दे सकते हैं। तो निफ्टी को इस टाइम पे और ऊपर ले जाने के लिए कोई वजह नहीं दिखती अभी, क्योंकि वैक्सीन आ गई, बजट ऑलरेडी हो गया, यूएस स्टिमुलस में अभी टाइम है, तो किसके भरोसे निफ्टी अभी ऊपर जाएगी। तो बस ये सभी रीज़न है जो मुझे लगता है कि अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप इंट्राडे करो, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे आप इस टाइम पे फंस गए ना, तो आप लंबा फंसोगे। देखिए ये मेरी एनालिसिस है, मैं अपनी एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि निफ्टी
अब बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी और निफ्टी के अंदर एक सडन फॉल आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बस एक एडवाइस दी है, मैंने अपने एनालिसिस आपके सामने शेयर की है, और आप अपनी एनालिसिस भी खुद कीजिए और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए, आप और स्टडी कीजिए, निफ्टी के हिस्टोरिकल चार्ट आप देखिए, और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। क्योंकि मार्केट हम सबसे बड़ी है, मार्केट को कोई नहीं समझ सकता और मैं तो बहुत छोटा हूँ। बट जनरली हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है। तो बस मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च कीजिए कि निफ्टी अब किसके भरोसे ऊपर जाएगी और क्या ऐसा मार्केट में होने वाला है जो निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। अगर आपको रीजन मिलता है तो आप बिल्कुल बाय कीजिए, लेकिन अगर कोई रीजन नहीं मिलता है तो आप अलर्ट हो जाइए और इस टाइम कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। बस ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है, इसके आगे आपकी मर्जी। और मैं अब वापस अपनी टॉपिक पे आता हूँ, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। मैं आईईएक्स की बिजनेस की बात करूँ, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो बिजनेस है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बिजनेस है, जहाँ पे आईईएक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है सेलर्स और बायर्स को इलेक्ट्रिसिटी को बाय करने की, उसे ट्रेड करने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जेरोधा यूज करते हो, एंजल ब्रोकिंग यूज करते हो और बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो इक्विटी को बाय या सेल करने की। तो सिमिलर पैटर्न है, ये भी बिल्कुल डिजिटल है। जैसे पहले आप देखते थे बीएससी के जो बिल्डिंग है, बीएससी की बिल्डिंग के पास लोगों की बोली लगती थी, क्योंकि उस टाइम डिजिटल नहीं था। आपके पास अभी जो मोबाइल्स पे आप ऐप पे यूज करते हो, पहले इतना डिजिटल नहीं था, पहले बोली लगती थी। और ठीक इसी तरीके से अभी 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक इलेक्ट्रिसिटी की भी बोली लगती थी, बाय करने की, सेल करने की, बिडिंग की, ऑक्शन की, सबकी बोली लगती थी। लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गई है ऑक्शन करने की, बाय सेल करने की। और यही एक वजह है कि अब फ्यूचर में भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी के जो वॉल्यूम है इंडिया में बहुत कम है बाकी दूसरे कंट्रीज से। बाकी दूसरी कंट्रीज में मैक्सिमम जो ऑक्शंस होती है वो डिजिटल लेवल पे ही होती है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होती है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी बहुत कम वॉल्यूम है आईईएक्स के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की है कंपनी के अंदर। कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करके रखे हैं एनटीपीसी से, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होंगे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन बात आज की नहीं है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले साल की बात कर रहा। और आने वाले टाइम में इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगर थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे टाटा पावर हो गया, जीएसडब्ल्यू पावर हो गया। और बायर्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन हो गया। तो सेलर और बायर के बीच में ही ट्रेडिंग होती है, और इसमें भी वीकली, इंट्राडे, मंथली ट्रेडिंग होती है। जनरली शॉर्ट टर्म की ही ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें टाइम लगेगा, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आ गई, जेरोधा और एंजल ब्रोकिंग ने बहुत ईजी कर दिया ट्रेडिंग करना। और बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग में और गैस की ट्रेडिंग में। और गैस की ट्रेडिंग से मैं बता दूं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की ही सब्सिडियरी है आईजीएक्स, इंडिया गैस एक्सचेंज। इसके अंदर भी आप गैस के फ्यूचर प्राइजेस का ट्रेडिंग होगा। और वैसे भी ऑक्शंस को अब डिजिटल करने पे लगी है भारत। और अगर आप पूरे देश की तरफ देखोगे तो सभी देशों ने ऑक्शंस को डिजिटल करके रखा है, और इंडिया भी अब सारे ऑक्शंस को डिजिटल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इक्विटी को किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को किया, और अब गैस को करने वाला है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की जो फ्यूचर है वो कैसी होने वाली है, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि एनएसई ने ये अनाउंस किया था कि वो 26% स्टेक इंडिया गैस एक्सचेंज में बाय करेगा। इंडिया गैस एक्सचेंज एक सब्सिडियरी है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की, ये समझ लीजिए। अगर इंडिया गैस एक्सचेंज कमाएगी तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी कमाएगी। और उसके बाद गेल इंडिया ने भी इंडिया गैस एक्सचेंज के अंदर 5% की इक्विटी बाय की थी। और गेल इंडिया के साथ साथ टोरेंट गैस, अदानी टोटल गैस ने भी स्टेक बाय करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो इन सबको भी पता है कि आने वाले टाइम में जो
ऑक्शन होगी, जो बाय और सेल होगी इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, वो एक कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। और ये जो कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करेगी वो IEX है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कमाई IEX को होने वाला है। और पूरे देश में सिर्फ IEX है जो ऐसी टेक्नोलॉजी वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रही है। तो एक तरह से मोनोपोली है इसकी, और ये सभी इन्वेस्टर को पैसा कमाना है, तभी तो वो स्टेक बाय की है ना। और अगर ये स्टेक बाय कर रहे हैं इतने हैवी में, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिन में IEX बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो अभी के जो प्राइस लेवल है, आप इस प्राइस को जज नहीं कर सकते हैं कि ये जो अभी के जो प्राइस लेवल है 300 के लेवल, क्या पता वो कुछ टाइम में 600 के लेवल भी हो जाए। और बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ये 300 के लेवल से 600 के लेवल बहुत ही जल्दी टच कर जाएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसी है, इसकी डिमांड ही ऐसी है कि इसे रोक नहीं सकता कोई ऊपर जाने से। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है। आप देख लीजिए कितनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। और डेप्ट जीरो है, डेप्ट इक्विटी भी जीरो है, प्लेज भी जीरो है। और आप क्या चाहिए आपको। और अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड है 0.85%। और ये 0.85% मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो ये डिविडेंड भी आने वाले दिन में बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो उसके कॉम्पिटिटर है उसमें इतनी भी वॉल्यूम नहीं है जितनी वॉल्यूम इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की है। और बिलीव कीजिए इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में मुझे कोई डाउट नहीं लगती है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो 270 और 250 के एक सपोर्ट जोन है जो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आपको इसमें फ्रेश बाय करनी है तो 304 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 320 का। लेकिन अगर आप इसमें शेयर को होल्ड करते हैं और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अभी के लिए आप एग्जिट हो जाइए। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अभी पोजीशन मत बनाइए, अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी जो ओवरऑल मार्केट है निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम बनी हुई है। और इस बेयरिश मोमेंटम की वजह से हो सकता है IEX के अंदर भी एक फॉल आ सकती है। तो इसके लिए आप वेट कीजिए। और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोअर लेवल पे ही बाय कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे एक कन्फर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।